साथियों जय हिंद। मैं आपका भाई संतोष आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरपीएफ एक्ट की सीरीज में यह तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने दो वीडियो पोस्ट किए हैं, जिसमें पहले वीडियो में आरपीएफ एक्ट की धारा 1 और 2 के तहत चर्चा की गई। दूसरे वीडियो में धारा 3 से लेके 9 तक चर्चा की गई। अभी ये आज आरपीएफ एक्ट का तीसरा वीडियो है। दोस्तों, आरपीएफ एक्ट के बारे में ये अभी काफी महत्वपूर्ण विषयों पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ये पूरे वीडियो देखेंगे तो आपको दोबारा आरपीएफ एक्ट की किताब को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ। दोस्तों, लेकिन ये वीडियो देखने से पहले आपको इससे पहले वाले दोनों भी वीडियो देखने चाहिए, क्योंकि उसमें डेफिनेशंस और जो भी महत्वपूर्ण धाराएं हैं उसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। अभी आज हम लोग इसके आगे वाले धाराओं की चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आरपीएफ एक्ट 1957 का। एक्ट की धारा 10 में यह बताया गया है कि रेलवे अधिनियम के अध्याय 6 ये यानी 6 को छोड़कर सभी बल सदस्यों को रेल सेवक माना जाएगा। धारा 10 यह बताती है कि रेलवे एक्ट के अध्याय 6 को छोड़कर सभी बल सदस्यों को रेल सेवक माना जाएगा। धारा 11 में बताया है बल सदस्यों के क्या क्या कर्तव्य रहेंगे। धारा 11 सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले कई परीक्षाओं में इस धारा के तहत प्रश्न आए हैं, इसलिए इस धारा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है धारा 11 क्या है। और इसके बाद में आपको इस धारा को याद करने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे ये धारा आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, धारा 11 में बताया गया है कि प्रत्येक बल सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि क्या क्या कर्तव्य होंगे बल सदस्य के इसमें मोटा मोटी 4 कर्तव्य बताए गए हैं, जिसमें पहला है वह सभी विधि पूर्ण आदेशों का तत्काल प्रभाव से पालन करेगा। दोस्तों, आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों के सभी आदेशों का पालन करना है, लेकिन आदेश कैसे होने चाहिए? विधिपूर्ण आदेश होने चाहिए। उन सभी आदेशों का आपको तत्परता से पालन करना है। 2 में बताया है रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के संरक्षण और सुरक्षा का जिम्मा भी आपका है, उसे आपको बखूबी निभाना है। धारा 11 की 3 में बताया है रेल संपत्ति या यात्री क्षेत्र के संचालन में पड़ने वाली किसी भी बाधा को आपको दूर करना है। यह भी काम आप ही का है या ये आपके कर्तव्यों के अधीन आता है। और सबसे आखिरी धारा 11 के 4 में यह बताया गया है कि कोई और कार्य करना है जो रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के बेहतर संरक्षण और सुरक्षा में उपयुक्त हो। साथियों, इस पूरे सेक्शन को आप एक आसान सी ट्रिक में भी याद कर सकते हो। आपको क्या याद करना है? आपको याद रखना है ओ एस ओ ई। देखिए, पहले ओ का मतलब है पहला ओ का मतलब है ऑर्डर। आपको ऑर्डर मतलब आदेश, आपको उन सभी आदेशों का पालन करना है जो आपके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आपको विधि पूर्वक या विधि सम्मत आदेश दिए हैं, उन सब का आपको पालन करना है। यस से है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ रेलवे पैसेंजर एंड रेलवे प्रॉपर्टी। आपको रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करनी है। दूसरे वो से है ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब रेल के आवागमन में आने वाले जो भी बाधा है उसको दूर करने के लिए आपको जो भी उचित लगे वो काम करना है। और ये मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, इसका मतलब और आपको कोई ऐसा विशेष काम करना है जो रेलवे की बेहतर सुरक्षा के लिए, रेलवे यात्री, रेलवे संपत्ति इनकी बेहतर सुरक्षा के लिए उपयुक्त हो। अगर आपने वो यस ओ यह याद कर लिया तो आप धारा 11 आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। आगे चर्चा करते हैं धारा 12 की। धारा 12 भी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आरपीएफ के सभी बल सदस्यों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है।
आरपीएफ को यही आरपीएफ की सबसे बड़ी ताकत है कि आरपीएफ किसी भी व्यक्ति को यदि वह निम्न में से कोई अपराध करता है तो उसे आरपीएफ बिना किसी न्यायालय के आदेश के बिना या ना बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों इस धारा में बताया गया है कि बल सदस्य बिना किसी वारंट के या मैजिस्ट्रेट के आदेश के निम्न व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। निम्न में से पहला सोचिए, वह किसी आरपीएफ स्टाफ या किसी रेलवे स्टाफ के ऊपर हमला करता है, उसको ड्यूटी किसी रेलवे कर्मचारी को या बल सदस्य को वह मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है, धमकी देता है या उसकी ड्यूटी में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी बल सदस्य बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। दूसरे में बताया है संज्ञेय अपराध में शामिल अगर कोई व्यक्ति है, इसका मतलब रेलवे संपत्ति, यात्री और यात्री क्षेत्र से संबंधित अगर कोई संज्ञेय अपराध करता है, तो कोई भी बल सदस्य उसे बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। धारा 12 के 3 में बताया गया है, यह रेलवे परिसर में आकर रेलवे संपत्ति की चोरी करने के आशय से अगर कोई अपने आप को छुपाता है या घूमते हुए पाया जाता है, तो उसे भी बल सदस्य बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। और सबसे आखिर में धारा 12 की 4 में यह बताता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कोई संज्ञेय अपराध करता है जो रेलवे कर्मचारी, आरपीएफ या रेल कार्य से जुड़े किसी व्यक्ति को आसन्न खतरा उत्पन्न करने के लिए कर रहा है, तो उसे भी बल सदस्य बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। तो दोस्तों ये 4 कंडीशन में बल सदस्य यानी आरपीएफ का कोई भी व्यक्ति डीजी से लेके आंसलरी स्टाफ तक अगर उपरोक्त चारों गुनाहों में चारों प्रकार के अपराध करते किसी व्यक्ति को पाता है, तो वह उसे बिना किसी मजिस्ट्रेट के आदेश से या बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। आगे चर्चा करते हैं धारा 13 की। धारा 13 में बिना वारंट तलाशी के अधिकार के बारे में बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति या कोई बल सदस्य आरपीएफ की धारा 12 के तहत किसी अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है और उसे यह आशंका होती है कि उसके पास कोई संदिग्ध चीज या वस्तु है या कोई आयुध है, तो वह उसकी बिना किसी प्राधिकार के या बिना किसी वारंट के तलाशी ले सकता है, बशर्ते वह व्यक्ति अवर अधिकारी यानी प्रधान आरक्षक की रैंक से उच्चतर रैंक का होना चाहिए। दोस्तों धारा 13 का मतलब यह है कि आरपीएफ का या बल का प्रधान आरक्षक पद के ऊपर का कोई भी व्यक्ति धारा 12 में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की बिना वारंट तलाशी ले सकता है। अब हमने धारा 12 के तहत उसे गिरफ्तार किया, धारा 13 में उसकी तलाशी भी ली। अब उसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है यह हमको धारा 14 बताती है। दोस्तों धारा 12 में जिस आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है या धारा 13 के तहत जिसकी तलाशी ली गई है, उसे अनावश्यक विलंब के किसी पुलिस अधिकारी को उसको अपनी लिखित रिपोर्ट के साथ में सुपुर्द करना है। यदि आप रोड साइड स्टेशन पे है और आपके पास में कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, तो आपको उसे नजदीकी या उस जगह के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में ले जाकर पहुंचाना है। यह आपकी धारा 14 के तहत कार्रवाई होगी। आगे चर्चा करते हैं धारा 15 की। दोस्तों धारा 15 में यह बताया गया है कि बल का जो भी सदस्य है वह 24/7 मतलब सदैव कर्तव्यारूढ़ समझा जाएगा और वह भारत में किसी भी स्थान पर या किसी भी रेल में पोस्टिंग के लिए उत्तरदायी रहेगा। धारा 15 आपको एक बात क्लियर कर समझाती है कि आप 24/7 अपनी ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी हो, आपकी भारत के किसी भी स्थान पर पोस्टिंग की जा सकती है। इसी की इसी का सबसेक्शन 2 एक बताता है कि आपको बल में अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप इसके अलावा किसी भी व्यवसाय में सम्मिलित नहीं हो सकते या आप किसी भी तरह का कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगे। अब अगला सेक्शन है धारा 15 ए या धारा 15 क। दोस्तों ये जो धारा 15 ये है, 16 ये है, यह भी अलग से सेक्शन है।
जब अमेंडमेंट हुआ तो आगे सेक्शन जोड़ने के बजाय धारा 15 के बाद में इसको 15 ये करके 15 ये इस नाम का एक सेक्शन ऐड किया गया है। इसको ये मत समझना कि 15 क मतलब धारा 15 का ही ये है। ये अलग से सेक्शन है, इस बात को आपको नोट करना है। धारा 15 क में बताता है कि संगम आदि बनाने के अधिकारों पर आपको प्रतिबंध लगाया गया है। चूँकि आप एक आर्मड फोर्स के मेंबर है या संघ के सशस्त्र बल के सदस्य है, इसीलिए कुछ अधिकारों पर आपके पाबंदियाँ लगाई जाती है। तो धारा 15 क इसी के लिए बनाया गया है कि आप कोई संगम या आदि उस तरह का कोई संगठन नहीं बनाएँगे, इसके लिए ये प्रबंध इस आपके ऊपर लगाया गया है। कोई भी बल सदस्य बिना केंद्र सरकार की परमिशन के या अपने प्राधिकृत अधिकारी की लिखित मंजूरी के बिना किसी भी व्यावसायिक, राजनीतिक या श्रम संगठन का सदस्य नहीं होंगे या राजनीतिक या कोई भी लेबर संगठन है, इसका सदस्य नहीं होंगे। दूसरा इसमें बताया गया है कि आप ऐसी किसी सोसाइटी, संस्था, संगम या ऐसे किसी संगठन का भी सदस्य नहीं बनेंगे जिसे बल में मान्यता नहीं है। इसी के 15 क का सबसेक्शन 3 बताता है कि आपको ना तो प्रेस मतलब जो भी रिपोर्टर है या जो भी मीडिया है इसके साथ कोई संबंध आपको नहीं रखने हैं और न ही आप किसी भी किताब का भी प्रकाशन नहीं कर सकते। यदि वह किताब आपके बल के फायदे के लिए है, कोई वैज्ञानिक उसमें रिपोर्ट है या कोई ऐसा रिपोर्ट है जो बल में सहायक हो, तो आप उसे परमिशन लेके छाप सकते हो। और 15 क के सब सेक्शन 2 में बताता है कि आप किसी भी राजनीतिक पार्टी का या हिस्सा नहीं बनेंगे या राजनीतिक किसी भी कार्यक्रम में प्रदर्शन में आप भाग नहीं लेंगे या आप अपने आप को उम्मीदवार घोषित नहीं करेंगे। धारा 16 की अगर बात करेंगे तो धारा 16 में बताया है कि निलंबित बल सदस्य के क्या-क्या कर्तव्य रहेंगे। यदि आपको किसी जांच के कारणवश निलंबित किया गया है, तो आपको वो सभी उत्तरदायित्व, अनुशासन और सभी तरह का पालन करना है जैसा कि आप यदि निलंबित नहीं होते तो करते। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यदि आपको निलंबित किया जाता है तो आपको अनुशासन में रहना है और आपको उन सभी आदेशों का कड़ाई से पालन करना है, जिन आदेशों का पालन आप ड्यूटी पर रहते तो करते। आगे चर्चा करते हैं धारा 16 क की। इसमें बताया गया है कि बल सदस्य न रहने पर प्रमाण पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण करना। इसके सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि यदि आप बल सदस्य नहीं रहते हो, तो आपको विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र, आयुध या इत्यादि जो भी साज-सज्जा का सामान है, उसे तुरंत आपको अभ्यर्पित करना है। इसका मतलब आपको वापस उसको जमा करना है। इसके सबसेक्शन 2 में यह बताया गया है कि यदि आप सामान जमा नहीं करेंगे और आपके विरुद्ध दोष सिद्धि पाई गई, तो आपको 1 माह का कारावास या 200 रुपए के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों ये कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं, उस पर यह चीज़ लागू नहीं है जैसे वह वस्तु आपको विभाग द्वारा उपयोग के लिए दी गई है। तो आपको वही चीज़ें जमा करनी है, जो चीज़ें आपको इश्यू की गई है वापस देने के लिए। जो चीज़ें आपके उपयोग के लिए दी गई है, जैसे मच्छरदानी है, बेडशीट है, अंगोला है, उन चीज़ों को वापस नहीं करना है। अब आइए धारा 17 जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी इसकी भी चर्चा करते हैं। 17 के 1 में यह बताया गया है कि आप यदि आपके कर्तव्य की उपेक्षा करते हैं, आप वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का भंग करते हैं, आप कायरता का दोषी पाए जाते हैं या ड्यूटी से संबंधित आप कोई भी अपराध करते हैं, जैसे वॉच डे करना, एक-दूसरे के साथ मारपीट करना, आदि कोई भी अपराध अगर आप करते हैं और उसमें आप अगर दोषी पाए जाते हैं, तो आपको 1 वर्ष तक की सज़ा का कारावास हो सकता है। 17 की उपधारा 2 यह बताती है कि बीएनएसएस में चाहे कुछ भी लिखा हो, यह अपराध संज्ञेय होंगे और अजमानतीय होंगे। ये 17 का सेक्शन 17 के 1 का जो अपराध है, उसमें सज़ा केवल 1 साल की है, लेकिन इस अपराध को संज्ञेय बना दिया गया है और यह अजमानतीय भी इसको बना दिया गया है। ये 17 के सबसेक्शन 2 में आपको बताया गया है।
धारा 17 की सब धारा 3 में आपको ये बताया गया है कि जो धारा 17 के 1 का अपराध करेगा, उसके प्रोसीडिंग के लिए इस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को न्यायाधीश की शक्तियाँ होगी। मतलब धारा 17 के सब धारा 1 के तहत जो अपराध किया जाएगा, उसे धारा 17 के 3 के तहत सहायक सुरक्षा आयुक्त या उनके वरिष्ठ अधिकारी उनका विचारण कर सकेंगे और उस विचारण के लिए उनको न्यायाधीश की शक्तियां भी प्राप्त होगी। दोस्तों, धारा 17 के 4 में यह बताया गया है कि यदि आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी मामले का विचारण किया गया और उसी मामले में अगर उसके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला या सिविल मामला पंजीकृत होता है, तो उसके लिए उनको वह जो न्यायालय है, वह न्यायालय भी दंड दे सकता है। इसका मतलब हम आरपीएफ एक्ट के तहत जो अपराध किए गए उसके लिए विभाग दंडित करेगा और बाहर जो कोई मामला पंजीकृत हुआ उसके लिए उसको तत्सम या क्षेत्राधिकार वाला न्यायालय भी दंडित करेगा। लेकिन इसमें एक बात क्लियर कट लिखी है कि किसी भी एक अपराध के लिए बल सदस्य को दोबारा दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 17 के 4 में यह बात एकदम क्लियर कट लिखी है कि किसी भी एक अपराध के लिए किसी भी बल सदस्य को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। चर्चा करते हैं धारा 18 की। धारा 18 में यह बताया गया है कि 1922 का पुलिस द्रोह उद्दीपन एक्ट है, वह सभी बल सदस्यों पर लागू होगा। इसका मतलब आप बल में रहते हुए अगर कोई ऐसा काम करते पाए गए जिससे बल में उद्दीपन होगा, द्रोह होगा, तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यह एक्ट जो पुलिस द्रोह उद्दीपन एक्ट है, यह यह हम सभी बल सदस्यों पर लागू है। धारा 19 बताती है कि मजदूरी संदाय अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, कारखाना अधिनियम या ऐसे जो लेबर एक्ट्स है, ये बल सदस्य के ऊपर लागू नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ये मजदूरी संदाय, औद्योगिक विवाद या कारखाना इत्यादि जो कारखाना अधिनियम इत्यादि जो एक्ट है, वो हम लोगों के ऊपर लागू नहीं है। इसलिए हम लोग धरना, प्रदर्शन, अनशन इत्यादि चीजें नहीं कर सकते। अब सबसे आखिर में धारा 20 जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और आपकी ड्यूटी के दौरान जो-जो आपको बाधाएँ आती है, उन बाधाओं से बचने के लिए इसमें कई प्रावधान दिए गए हैं। धारा 20 में बताया है कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्य के लिए संरक्षण। तो दोस्तों, पहला संरक्षण आपको ये मिलता है कि उचित आदेश के द्वारा जो आप काम करेंगे, उससे आपको संरक्षण मिलेगा। मतलब कोई भी आप ऐसा काम करेंगे जो आपको उचित आदेश मिलने के बाद आपने किया है, आपके विरुद्ध जो भी मामला पंजीकृत होगा उससे आपको संरक्षण मिलेगा। उदाहरण के लिए समझा देता हूँ कि मान लीजिए आप ड्यूटी पर हो और आपको आपके इंस्पेक्टर साहब ने बताया है कि प्लेटफॉर्म पर आने वाली गाड़ी के बी2 कोच में 5 नंबर पर बैठे व्यक्ति के पास शराब है, आप जाकर उसको चेक कीजिए या उसको लेकर आइए। और आप बी2 में गए, लेके आए, बाद में पता 20 का 2 आपको बताता है कि ऐसा कोई कार्य है जो आपने त्रुटिपूर्ण आदेश के अनुसरण में किया है, तो वहां भी आपको बचत मिल जाएगी या वहां भी आपके कार्य का संरक्षण किया जाएगा। मान लीजिए किसी न्यायालय द्वारा एबीसी नाम के आदमी के विरुद्ध वारंट जारी किया गया और आपको बोला गया कि एबीसी को लेके आइए। आप एक वारंट तामीली अधिकारी के रूप में जाकर एबीसी को पकड़ के न्यायालय के सामने पुटअप किए और बाद में पता चला कि वो वारंट एबीसी का था ही नहीं, वो तो XYZ का था। आपने आपके आदेश का पालन किया क्योंकि वो आदेश त्रुटिपूर्ण था। आदेश देने वाले ने एबीसी को पकड़ने की बजाय XYZ को पकड़ने के लिए बोला था, इसलिए आपको धारा 20 की 2 के तहत आपके इस कार्य का भी आपको संरक्षण मिल जाएगा। दोस्तों, किसी भी बल सदस्य के विरुद्ध धारा 20 के 3 के तहत ये बताया गया है कि किसी भी बल सदस्य के विरुद्ध अगर कोई क्रिमिनल या सिविल मामला पंजीकृत करना है या उसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है, तो वह कार्रवाई जिस दिन की घटना है उस घटना से 3 माह के अंदर ही की जानी चाहिए और उसके बाद जब कार्रवाई शुरू करनी है, उसके 1 माह पहले जिसके विरुद्ध कार्रवाई करनी है उसे और उसके वरिष्ठ अधिकारी
दोनों को भी नोटिस देनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपके विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाती है या शिकायत आती है, तो यदि वो 3 माह पहले की घटना है, 3 माह के अंदर की है तब तो ठीक है। 3 माह के बाद कोई भी व्यक्ति आपके विरुद्ध क्रिमिनल या सिविल कार्रवाई इस धारा के तहत नहीं कर सकता। और अगर करनी है तो उसको 3 महीने के पहले ही आप उसको 1 माह पहले आपको या आपके वरिष्ठ को लिखित नोटिस देनी होगी। धारा 21 की बात करेंगे तो धारा 21 में नियम बनाने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार जब चाहे तब इस एक्ट के तहत नियम बना सकती है और उसी का उपयोग करके रेलवे सुरक्षा बल नियम बने हैं, जो हम सभी बल सदस्यों पे लागू होंगे। तो दोस्तों यह था आरपीएफ एक्ट का पूरा सारांश। आज हम लोगों ने धारा 10 से लेके धारा 21 तक इन सभी धाराओं का जिक्र किया और जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश की गई। आरपीएफ एक्ट हम लोगों के लिए ड्यूटी के दौरान और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों जगह से काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये पूरा एक्ट एकदम मुंह जबानी रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि हमको आए दिन इसी एक्ट के प्रावधानों के तहत काम करना होता है और इसी एक्ट के तहत हम लोग काफी सशक्त है। हमको कई प्रोविजन मिली है, बिना वारंट गिरफ्तारी के अधिकार मिले हैं। ये सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जितना हो सके इस एक्ट के बारे में चर्चा की। दोस्तों, आरपीएफ एक्ट के बारे में हम लोगों ने जो आपको बताया वह आपको कैसा लगा, वो जानकारी आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए और जाते-जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की और कोई विशेष जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।